नमस्कार प्यारे बच्चों, हिंदी भाषा की कक्षा में आप सबका पुनः स्वागत है। बच्चों, स्कूल जाना तो आप सभी को अच्छा लगता होगा। आप सभी किसी न किसी विद्यालय में अवश्य ही नामांकित होंगे। आप सभी को स्कूल में नई नई बातें सीखने का अवसर मिलता है। पढ़ाई तो आप करते ही हैं, इसके अलावा आप कैसे व्यवहार करना है, कैसे खेल खेलना है, ये सब बातें भी आप वहाँ पर सीखते हैं। बच्चों, आप जानते हैं कि शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक बच्चे का अधिकार है। कहने का तात्पर्य ये है कि हर बच्चे को शिक्षित होना ही चाहिए, पढ़ाई लिखाई करना ही चाहिए। और हर माता पिता का ये कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को स्कूल अवश्य भेजें, और वे भेजते भी हैं। आपके बच्चे आपके माता पिता आपको तैयार करके अच्छे से स्कूल भेजते हैं, और हर माता पिता ये चाहता है कि उसका बच्चा शिक्षित होकर के अपने जीवन को आगे चल के सफल बनाए, अपनी शिक्षा का प्रयोग करे, जिससे कि उसका जीवन उन्नति के मार्ग पर जाए और उसकी खूब तरक्की हुई। तो शिक्षा हमको आगे की ओर ले जाती है, उन्नति के मार्ग पर ले जाती है, और शिक्षा के माध्यम से हम तरक्की करते हैं। लेकिन बच्चों, हमारे समाज में, हमारे आसपास कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो अपने बच्चों को आर्थिक कारणों से विद्यालय नहीं भेज पाते हैं, शिक्षित नहीं कर पाते हैं। आर्थिक कारणों अर्थात उनके यहाँ कमाई के साधन नहीं होते हैं, आय का साधन नहीं होता है। तो वो क्या करते हैं, ज़्यादातर उनके बच्चे जो हैं उनके साथ अपने साथ वो काम पर ले जाते हैं, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कि वो घर पर छोड़ जाते हैं, घर में देखभाल करने के लिए, घर के कामों के लिए बच्चों को अपने घर पर छोड़ जाते हैं। तो इस प्रकार के बच्चे जो हैं वो पढ़ाई लिखाई से वंचित रह जाते हैं। बच्चों, जब हम अपने घर से बाहर निकले सड़कों पर, हमारे देश में हमने देखा है कि कई जगह झुग्गी झोपड़ियां होती हैं। जैसे देखिए, ये झुग्गी झोपड़ियां हैं, और इसमें रहने वाले बच्चे जो हैं वो विद्यालय नहीं जा पाते। झुग्गी झोपड़ी का तात्पर्य समझते हैं क्या है? मतलब है, झुग्गी झोपड़ी का अर्थ है कि कुछ ऐसे घर होते हैं जो कि स्थायी नहीं होते, वो स्थायी निवास में नहीं रहते हैं। तिरपाल लगा करके या टेंट लगा करके छोटे छोटे घर बना लेते, कहीं बाहर से आए हैं तो यहाँ पर मजदूरी कर रहे हैं, और अपने सड़कों के किनारे या कहीं कोनों पर मोहल्लों में इनकी झुग्गी झोपड़ियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। इनमें रहने वाले अधिकांश बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनके माता पिता मजदूरी का कार्य करते हैं और आय का कोई स्थायी साधन नहीं होता है। लेकिन बच्चों, आप जानते हैं, ऐसे बच्चों को भी पढ़ने लिखने का अधिकार है। बच्चे तो सभी बराबर होते हैं, और बच्चों को तो पढ़ना लिखना चाहिए ही। खेलने कूदने की उम्र में और पढ़ने लिखने की जो उम्र में, काम पर उनको नहीं जाना चाहिए। लेकिन हमारे समाज में कुछ परिवारों में ऐसा संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि उनके माता पिताओं के पास में इतना साधन नहीं होते हैं कमाई के। बच्चों, यदि इस प्रकार के बच्चों को हम स्कूल भेज सकें, या हमारी या आपकी मदद से कोई भी ऐसा बच्चा स्कूल जाने लगे और हमारी आपकी मदद से वो शिक्षित हो जाए, तो वो बहुत ही अच्छी बात होती है। आपकी पाठ्य पुस्तक कलरव के पाठ, जो कलरव का पाठ 19 है, वह ऐसी ही एक घटना पर आधारित है, जिसमें कि एक छोटी लड़की श्रुति है, और श्रुति के प्रयास से झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले कई बच्चे विद्यालय जाने लगते हैं। तो बच्चों, इस पाठ का शीर्षक है श्रुति की समझदारी। हम लोग अब पाठ पढ़ते हैं, श्रुति की समझदारी। श्रुति एक मेधावी छात्रा थी। मेधावी का तात्पर्य है बहुत ही होशियार, बुद्धिमान छात्रा थी। वह हमेशा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होती थी। उसके पिता पुलिस विभाग में अधिकारी थे। प्रथम श्रेणी में कि अपनी कक्षा में वो सबसे पहले नंबर पर आती थी, नंबर 1 पर रहती थी पढ़ाई लिखाई में। उसके पिता पुलिस विभाग में अधिकारी थे। सरकारी आवास न मिलने के कारण वे शहर के एक छोर पर किराए के मकान में रहते थे। बेटा, वो पुलिस विभाग में अधिकारी थे, तो जो सरकारी बड़े बड़े अफसर या अधिकारी होते हैं, उनको सरकारी आवास मिलता है। किसी कारण से उनको सरकारी आवास नहीं मिल पाया था, तो वो शहर के छोर पर, शहर के किनारे एक मकान में किराए के रहते थे। पास में ही झुग्गी झोपड़ियां थी, जहां गरीबी में रह रहे कुछ परिवार अपना जीवन यापन करते थे। उनके घर के पास ही कुछ झुग्गी झोपड़ियां थी, जिनके पास में, जहां पर कि गरीबी में रह रहे लोग अपना जीवन यापन कर रहे थे।
अधिकांश परिवार मजदूरी पर निर्धारित थे, मजदूरी पर आधारित थे। उनके परिवार का जीवन यापन कर रहे, जीवन यापन मतलब अपनी जिंदगी किसी तरह से गुजार रहे थे, अपना जीवन जी रहे थे। और वो ज्यादातर मजदूरी पर आधारित थे। कोई रिक्शा चलाता था, कोई कहीं किसी के माँ बाप किसी घर में काम करते थे, कोई ईंट गारा ढोता था। ईंट गारा जैसे मकान बनाने के लिए जो ईंट गारा जो इस्तेमाल होता है उसको ढोता था। तो इस प्रकार से वो परिवार जो थे वो काम कर रहे थे। तो और इन्हीं झुग्गी झोपड़ी वाले परिवार से एक औरत श्रुति के घर पर काम करने के लिए आती थी। तो श्रुति के घर काम करने आती थी तो उसकी एक छोटी बेटी थी 10 साल की, जिसका की नाम था अंजू। तो वो जो थी जब वो काम पर आती थी तो अपनी बेटी अंजू को भी साथ लेकर आती थी। श्रुति जब तैयार हो करके अपने विद्यालय के लिए निकलती थी तो सारे बच्चे जो झुग्गी झोपड़ी के थे वो उसको ललचाई नजरों से देखते थे। ललचाई नजर अर्थात ललचाई का मतलब होता है कि उनका भी मन करता था कि वो भी जाएं, इसी तरह से साफ सुथरे कपड़े पहने और तैयार हो करके स्कूल जाएं। लेकिन वो बेचारे देख सकते थे कि उनके माता पिता उनको नहीं भेजते थे, तो वो उनको जो थे उस श्रुति को ललचाई नजरों से देखते थे कि मैं भी विद्यालय जाऊं और तैयार हूँ। जो श्रुति के घर जो काम करने लड़की आती थी, जो औरत आती थी, उसकी जो बेटी थी अंजू, वो शुरू में साफ सुथरी होकर के नहीं आती थी, क्योंकि जैसे रहती थी वैसे गंदी संदी आ जाती थी। लेकिन जब श्रुति की माँ ने उसको समझाया कि बच्चों साफ सुथरा रहना अच्छी बात होती है, तो वो भी एक साफ सुथरी होकर के आने लगती थी। शाम को जब श्रुति विद्यालय से लौट करके आती थी तो भी वो भी आ जाती थी और उसके साथ में खेलती थी। उसकी माँ सोचती थी कि चलो भाई अच्छा हुआ, श्रुति को जो है एक खेलने के लिए एक सहेली मिल गई है। एक दिन बात करते करते खेलते खेलते उसने श्रुति ने अंजू से पूछा कि अंजू तुम स्कूल क्यों नहीं जाती हो, क्या तुम्हारा मन नहीं करता है कि तुम भी पढ़ लिख कर कुछ नाम कमाओ, कुछ आगे बढ़ो। तो उसको अंजू ने बताया कि हमारे मोहल्ले के या हमारी जो जहाँ पर हमारा निवास है वहाँ के कोई भी बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, क्योंकि हम लोग के पास में कोई कमाई का साधन नहीं है और मेरे माता पिता गरीब हैं, तो वो विद्यालय नहीं भेज सकते हैं। तो अंजू से श्रुति ने पूछा, तो फिर ये बताओ कि सारा दिन बच्चे करते क्या है। तो उसने श्रुति ने मतलब जो श्रुति को अंजू ने बताया कि भाई ज्यादातर जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो तो धमा चौकड़ी करते हैं, मोहल्लों में धमा चौकड़ी अर्थात लड़ते झगड़ते खेलते कूदते इधर उधर भागते दौड़ते हैं। और जो बड़े बच्चे हैं वो काम पर जाते हैं। काम पर कहाँ जाते हैं, उसने कहा, अंजू ने बताया कि शहर में पटाखे बनाने का एक कारखाना है और उसमें कुछ बच्चे काम पर जाते हैं। पटाखे बनाने का समझिए कि कितना जोखिम भरा काम होता होगा बच्चों। जब हम लोग दिवाली में पटाखे जलाते हैं तो हमारे बड़े कहते हैं कि पटाखों से दूर रहो, दूर से जला करके हम भाग आते हैं। लेकिन जो बच्चे पटाखे बनाने की कंपनी में काम कर रहे हैं, तो उस कारखाने में काम कर रहे हैं, उनके लिए कितना जोखिम भरा काम है। जब वो पटाखे कभी कभी विस्फोट हो जाता था उनमें या पटाखे दग जाते हैं तो उन बच्चों का जान भी जा सकती थी। उनके कई बच्चे वहाँ के अपंग हो चुके थे। उसने बताया अंजू ने कि हमारे यहाँ के जो दो बच्चे सोफिया और राजन हैं वो उसमें अपंग हो चुके हैं। अपंग अर्थात उनके शरीर का कोई अंग बेकार हो जाना, जैसे उंगली जल जाना, हाथ कट जाना या झुलस जाना, तो इस प्रकार की घटनाएं उनके साथ में हो जाती हैं। अब तो श्रुति को बड़ा आश्चर्य हुआ, थोड़ा दुख भी हुआ कि बताओ छोटे छोटे बच्चे जिनकी की पढ़ने लिखने की उम्र है और वो बजाय पढ़ाई लिखाई करने के स्कूल जाने के पटाखे बनाने के कारखाने में काम कर रहे हैं। तो उसको बड़ा दुख हुआ और जब वो चली गई तो शाम को जब उसके पापा आए तो वो अपने पापा के पास में खड़ी हो गई। जब काफी देर खड़ी हो गई, जैसे तुम लोग का तो पापा पूछते हैं अरे भाई क्या कुछ कहना है क्या, तो इसी प्रकार से उसके पापा ने भी पूछा कि आज हमारी बिटिया को कुछ कहना है क्या, कोई खास बात है जो हमारी बिटिया हमसे कहना चाहती है। तो श्रुति ने कहा, हाँ पापा जी, आप मेरे लिए एक काम करेंगे। उन्होंने कहा क्या काम करना है। उन्होंने कहा क्यों नहीं, मैं अपनी प्यारी बिटिया के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। पापा ने कहा। श्रुति आगे बोली, पापा जी, पास में वह जो झुग्गी झोपड़ी है उसके अधिकांश बच्चे पटाखे बनाने की फैक्ट्री में काम करते हैं। चूंकि बच्चों को मजदूरी काफी कम देनी पड़ती है, इसलिए कारखाना मालिक केवल बच्चों को ही काम पर रखता है। मतलब कम मजदूरी देने के कारण वो बच्चों को काम पर रखता था।
तो उसके पापा ने कहा कि बच्चों से काम लेना तो अपराध है। उन्होंने बताया कि बच्चों से तो काम नहीं लिया जा सकता है। तो उसने कहा कि मैं भी तो यही कहना चाहती हूँ, आप उन बच्चों के लिए कुछ करते क्यों नहीं हैं। तो उसने कहा कि ठीक है। जब उन्होंने सुना कि हमारी बेटी अपने साथ साथ दूसरे बच्चों के बारे में भी सोच रही है, तो उनको अपनी बेटी पर बड़ा ही गर्व हुआ। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, केवल अपने बारे में सोचते हैं, और अगर अपने से गरीब कोई बच्चा देखते हैं तो उसको हे दृष्टि से देखते हैं, उससे दोस्ती नहीं करेंगे, उससे बात नहीं करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे नहीं। लेकिन श्रुति एक समझदार लड़की थी। उसने सोचा कि हमारी उम्र के बच्चे हैं, इनका भी पढ़ने लिखने का अधिकार है। तो उसने अपने पापा से कहा कि पापा आप इनके लिए कुछ करिए। तो उसके पापा चूंकि पुलिस विभाग में अधिकारी थे, सरकारी अधिकारी थे, तो वो कर सकते थे। उन्होंने क्या किया, फैक्ट्री मालिक पर धावा डाला। उसने फैक्ट्री पर छापा मारा। छापा मारने का मतलब अचानक से ढेर सारे लोग जब पहुंच जाते हैं, धावा मारते हैं, तो उसको हम छापा मारना कहते हैं। तो उन्होंने फैक्ट्री पर छापा मारा और छापा मार करके वहां पर काम कर रहे बच्चों को मुक्त कराया। ये बच्चों, फैक्ट्री में बच्चों का काम करना अपराध था। अपराध का मतलब है कि 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चे यदि किसी जोखिम भरा काम की फैक्ट्री में काम करते हैं या ऐसा काम करते हैं जिससे उनका जान की खतरा हो, तो वो एक प्रकार का अपराध माना जाता है। तो फैक्ट्री मालिक को इन छोटे बच्चों को काम पर नहीं रखना चाहिए। इसी कारण उन्होंने उस पर छापा मारा और वहां पर काम कर रहे बच्चों को मुक्त कराया। फिर उसके बाद एक बहुत अच्छा काम उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ बच्चों को जो था उसमें से बच्चों को मुक्त करा के पास के सरकारी विद्यालय में उनका नामांकन कराया, दाखिला कराया, अर्थात उनका नाम लिखा दिया। तो बच्चों, सरकारी विद्यालयों में किसी प्रकार की कोई फीस नहीं पड़ती है, पढ़ाई भी अच्छे से होती है, सब कुछ सिखाया जाता है। तो उन्होंने क्या किया, उनका नाम सरकारी स्कूल में लिखा दिया। अब तो झुग्गी झोपड़ी के ज्यादातर बच्चे विद्यालय जाने लगे। अंजू भी बड़ी खुश थी और उसकी सहेली श्रुति भी बड़ी खुश थी। श्रुति को ये सोच करके खुशी हो रही थी कि हमारी मदद से ज्यादातर बच्चे स्कूल जाने लगे हैं। तो इस कारण वो भी बहुत खुश थी और अंजू को भी अच्छा लगा कि अब वो भी श्रुति के समान सज धज के तैयार होकर के सुबह स्कूल जाती थी। तो बच्चों, आपने देखा कि छोटी सी लड़की श्रुति की समझदारी से सारे बच्चे विद्यालय जाने लगे। अब बच्चों, हम इस पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। पहला शब्द है मेधावी। आपने देखा ना, श्रुति एक मेधावी छात्रा थी। मेधावी का अर्थ है बुद्धिमान। आपकी कक्षा में भी कुछ छात्र ऐसे होते होंगे या आप भी उनमें से एक हो सकते हैं जो कि पढ़ने में बहुत होशियार होते हैं, उनको बात कक्षा में अच्छे से समझ में आ जाती है। तो ऐसे बच्चों को साल के अंत में पुरस्कृत किया जाता है। मैंने भी इसका वाक्य प्रयोग इसी प्रकार किया हुआ है। प्रधानाचार्य जी ने विद्यालय के मेधावी छात्रों को पुरस्कृत किया। तो ये तो हुआ मेधावी का वाक्य प्रयोग। आप इसको अपने अनुसार भी किसी वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे राजू एक मेधावी छात्र है, मैं एक मेधावी छात्रा हूँ, ऐसे भी आप कर सकते हैं। अगला शब्द है उत्तीर्ण होना। उत्तीर्ण होना का अर्थ होता है पास होना। आपको जब रिजल्ट मिलता होगा, जब आपका प्रगति पत्र मिलता है, तो उस पे उत्तीर्ण लिखा होता है। उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, जो फेल हो जाते हैं उनके लिए अनुत्तीर्ण होता है, जो उत्तीर्ण हो जाते हैं उनके लिए, जो पास हो जाते हैं उनके लिए उत्तीर्ण होते हैं। तो कक्षा को पास करके अगली कक्षा में पहुंचना, ये होता है उत्तीर्ण होना। राजेश हमेशा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होता है। उत्तीर्ण मतलब पास होता है। अच्छे अंक का अर्थ है नंबर, अच्छे नंबरों से वो पास होता है। फिर है शब्द अधिकांश। अधिकांश का अर्थ है ज्यादातर, मतलब जहां ढेर सारे लोग हों उसमें से ज्यादातर लोग। गांवों में अधिकांश लोग खेती करते हैं। ज्यादातर लोग खेती कर, लोग दूसरे काम भी करते हैं लेकिन अधिकांश लोग खेती करते हैं। जैसे आपके पाठ में आया है कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले अधिकतर परिवार मजदूरी पर आश्रित थे। तो अधिकांश। फिर है आवास। आवास का अर्थ है घर। भारत सरकार ने गरीबों को मुफ्त आवास देने की योजना बनाई है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं भारत सरकार ने बनाई है जिसमें कि गरीबों को मुफ्त आवास दिया जाता है। तो आवास का अर्थ होता है घर, निवास, जहां पर कोई रहता है। आय। आय अर्थात कमाई।
जैसे कि आय का साधन कम होना, जैसे हम किसी प्रकार का कोई काम करते हैं जिस काम को करने से हमको धन प्राप्त हो, उसके बदले में धन प्राप्त हो, उसको हम कहते हैं आय। सभी को अपनी आय से कुछ न कुछ बचत अवश्य करनी चाहिए। सभी को अपनी आय से कुछ बचत अवश्य करनी चाहिए। अगला है जोखिम। जोखिम का अर्थात है खतरा। जैसे कि पटाखे बनाने की कंपनी में काम करना बच्चों के लिए जोखिम भरा कार्य था। पर्वतों पर चढ़ना अत्यंत जोखिम भरा काम है। तो ये तो थे इसके कठिन शब्दों के अर्थ। अब बच्चों, पाठ के पढ़ने के उपरांत और कठिन शब्दों के अर्थ जानने के बाद आपसे मैं कुछ प्रश्न पूछूंगी, जिनके कि आपको सोच विचार कर उत्तर देने होंगे, और इन प्रश्नों के माध्यम से आपका पाठ और अच्छी तरह से पक्का हो जाएगा। पहला प्रश्न है, श्रुति के पिता किस विभाग में अधिकारी थे? किस विभाग में अधिकारी थे बच्चों? श्रुति के पिता पुलिस विभाग में अधिकारी थे। एक दिन श्रुति ने अंजू से क्या पूछा? क्या पूछा था बच्चों? श्रुति ने अंजू से पूछा था, क्या तुम्हारा मन स्कूल जाने के लिए नहीं करता है, या तुम नहीं चाहती हो कि तुम पढ़ लिख करके कोई कुछ नाम कमाओ? तो उसने क्या पूछा था? श्रुति ने अंजू से स्कूल न जाने का कारण पूछा था कि तुम विद्यालय क्यों नहीं जाती हो। बच्चे किस कारखाने में काम करते थे? बच्चे पटाखे बनाने के कारखाने में काम करते थे। श्रुति ने पिताजी से किस बारे में बात की? किस बारे में बात की थी बच्चों? उसने बात की थी कि ये बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, पटाखे बनाने के कारखाने में काम करते हैं, जो कि जोखिम भरा काम है। तो उसने कारखाने में काम करने वाले बच्चों के बारे में अपने पिताजी से बात की थी। श्रुति के पिता ने किस कानून का उल्लंघन करने के अपराध में फैक्ट्री मालिक पर कार्रवाई की? कौन सा कानून तोड़ा था फैक्ट्री मालिक ने बच्चों को काम पर रख करके? इसके लिए हमारी सरकार ने कानून बनाया हुआ है कि ये एक प्रकार का अपराध है और कानून को तोड़ना अपराध होता है। तो कौन सा कानून था? बाल श्रम कानून के उल्लंघन में। उल्लंघन अर्थात न मानने के कारण। हम किसी बात का जब उल्लंघन करते हैं तो मतलब होता है कि हम उस बात को नहीं मानते हैं। तो फैक्ट्री मालिक ने बाल श्रम कानून को नहीं माना था और छोटे बच्चों को जोखिम भरा काम से उनसे करवाया था। इस कारण उसने इस कानून का उल्लंघन किया था। इस कानून के उल्लंघन करने के कारण श्रुति के पिता ने उनकी फैक्ट्री पर छापा मारा था और बच्चों को मुक्त कराया था। तो बच्चों, ये तो हुआ आपका पाठ। पाठ को आपने पढ़ा, पाठ के शब्दों के, कठिन शब्दों के अर्थ जाने और पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी दिए। अब आपको पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बच्चों, हम लोग चलते हैं व्याकरण की तरफ। आपके पाठ के अंत में व्याकरण संबंधी कुछ अभ्यास कार्य हैं, हम अब उनको भी समझ लेते हैं। आज हम आपको बताएंगे सर्वनाम के बारे में। आप पूर्व की कक्षाओं में, पूर्व के पाठों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि पढ़ चुके हैं। आज फिर से हम वही दोहरा लेते हैं। संज्ञा के बारे में तो आप जानते ही हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम वाक्य में जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। ये भी आपको पता ही है कि सर्वनाम किसे कहते हैं। अब मैं आपसे एक वाक्य बोल रही हूँ, कुछ वाक्य मैं बोलूंगी, आप उनको ध्यान से सुनिए बच्चों। जैसे हमने कहा, राजू एक अच्छा लड़का है। फिर से सुनिए, राजू एक अच्छा लड़का है। राजू रोज स्कूल जाता है। राजू के पिताजी डॉक्टर हैं। अब हमने 3 वाक्य बोले राजू के बारे में। जब हमने पहला वाक्य बोला राजू एक अच्छा लड़का है, तो सामने वाले को समझ में आ गया कि हम राजू के बारे में बात कर रहे हैं। फिर हमने कहा राजू रोज स्कूल जाता है। फिर हमने राजू शब्द का इस्तेमाल किया। फिर हमने कहा राजू के पिताजी एक डॉक्टर हैं। अब 3 बार हमने राजू को कहा। पहले वाक्य के बाद में यदि हम राजू के स्थान पर दूसरा शब्द प्रयोग कर लें तो हम बार बार संज्ञा को दोहराने से बच जाते हैं। जैसे हमने कहा राजू एक अच्छा लड़का है, वह रोज स्कूल जाता है, उसके पिताजी एक डॉक्टर हैं।
तो आपने ध्यान से सुनिए कि दूसरे और तीसरे शब्दों में हमने राजू के स्थान पर वह और उसके शब्दों का प्रयोग किया। तो क्या होता है कि सर्वनाम के प्रयोग के द्वारा हम बातचीत में, अपने वार्तालाप में, और इसके अलावा जब हम लिखते हैं, लिखने में भी बार बार संज्ञा का प्रयोग करने से बच जाते हैं, क्योंकि बार बार संज्ञा का प्रयोग करना एक अच्छा भी नहीं माना जाता है व्याकरण की दृष्टि से। तो आपने देखा, अब एक उदाहरण इसमें और है। श्रुति अपनी कक्षा की मेधावी छात्रा थी। वह हमेशा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होती थी। उसके पिता पुलिस में अधिकारी थे। श्रुति अपनी कक्षा की मेधावी छात्रा थी। यहाँ हम फिर कहते कि श्रुति हमेशा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होती थी। श्रुति के पिता पुलिस में अधिकारी थे। बजाय ये कहने के हमने दूसरे वाक्य में श्रुति के लिए वह का प्रयोग किया और फिर तीसरे वाक्य में उसके शब्द का प्रयोग किया। तो हमने क्या किया कि हम उसमें बार बार संज्ञा का प्रयोग करने से बच गए। ऊपर लिखे वाक्यों में वह तथा उसके शब्द का प्रयोग श्रुति के लिए किया गया है। इन वाक्यों में एक ही संज्ञा का प्रयोग बार बार न करके ने सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया है। सर्वनाम शब्द आपको पहले से ही मालूम है, जैसे कि मैं, तुम और वह, ये तो हुए सर्वनाम शब्द। लेकिन इनके साथ हम, यह, ये शब्द भी सर्वनाम होते हैं। आपने बच्चों देखा कि इसमें जो मैं लिखा हुआ, मैं के साथ आने वाले जितने शब्द हैं, मुझे, मेरा, मुझको, मुझसे, ये सारे शब्द जो हैं ये सर्वनाम हैं। फिर है तुम, तुम के लिए तुमको, तुम्हारा, तुमसे, तुम्हें, ये सारे शब्द सर्वनाम की प्रकार ही प्रयोग होते हैं। हम के साथ में हमको यदि आता है तो वो भी शब्द सर्वनाम है। फिर है वह या वे, वह और वे, वह जो है वो एक वचन है, वे हम बहुवचन के लिए प्रयोग करते हैं। अब वह के साथ में आने वाले उसको, उन्हें और उससे, ये सारे शब्द क्या हैं, ये सर्वनाम हैं। तो इन शब्दों का प्रयोग हम जो है संज्ञा के स्थान पर करते हैं, इसलिए ये सारे शब्द सर्वनाम हैं। अब बच्चों देखिए, एक अभ्यास कार्य है जिसमें कि आपको सर्वनाम भरने हैं। देखिए, एक दिन श्रुति ने पूछा, अंजू, क्या इच्छा नहीं होती कि पढ़ लिख कर नाम कमाओ? यहाँ पर हम क्या भरेंगे? एक दिन श्रुति ने पूछा, क्या पूछा था? सोचकर बताइए बच्चों। क्या तुम्हारी, ये है तुम्हारी इच्छा नहीं होती कि पढ़ लिख कर खूब नाम कमाओ? अंजू उदास हो गई, उत्तर दिया। अब अंजू के स्थान पर आप प्रयोग करिए, किसने उत्तर दिया? मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है। अंजू उदास हो गई, तो अंजू के स्थान पर हम यहाँ पर कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे, सर्वनाम प्रयोग करेंगे? उसने उत्तर दिया, मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है। श्रुति के पिता बोले, जब श्रुति ने उनसे बात की तो श्रुति के पिता क्या बोले? मैं प्यारी बिटिया के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं के बाद उन्होंने कहा था, मैं अपनी प्यारी बिटिया के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। श्रुति की खुशी का ठिकाना नहीं था। क्यों नहीं था? उसकी सहेली स्कूल जाने लगी। अब देखिए बच्चों, ये अगला अभ्यास कार्य, इसमें आपको ऊपर लिखे हुए शब्दों को इन वाक्यों में भरना है। साफ सुथरी, पढ़ लिख, धमा चौकड़ी, घुल मिल। धीरे धीरे वह श्रुति के साथ घुल मिल गई। अंजू अब कैसे रहने लगी थी? साफ सुथरी रहने लगी थी। बच्चे गली मोहल्ले में क्या करते थे? धमा चौकड़ी करते थे। तुम भी पढ़ लिख कर खूब नाम कमाओ। ऐसा ये अभ्यास कार्य है आपका। अब बच्चों, आपको इस पाठ के पढ़ने के बाद में कुछ बातें अवश्य जान लेनी चाहिए। कि पहली बात तो बाल अधिकार, संविधान के द्वारा बच्चों को कुछ अधिकार दिए गए हैं। संविधान का मतलब आप समझते हैं बच्चों? हम आपको बताते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। हम लोग 15 अगस्त को बच्चों स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। अपने विद्यालय में हम कार्यक्रम करते हैं
तो 15 अगस्त या स्वतंत्रता दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व है। इसी प्रकार से हम 26 जनवरी मनाते हैं। 26 जनवरी को क्या हुआ था, हम इसको क्या बोलते हैं, गणतंत्र दिवस कहते हैं। तो 26 जनवरी को जब अंग्रेज यहाँ से चले गए, तब ये हुआ कि जब तक अंग्रेज यहाँ पर थे तो यहाँ पर उनका शासन था, उनके बनाए नियम चला करते थे। जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो गया तो उसके बाद भी बहुत दिनों तक अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून और नियमों का पालन देश में किया गया, क्योंकि हमारे देश का कोई नियम नहीं था। हर देश का एक नियम होता, आपके विद्यालय एक नियम है कि आप अपने विद्यालय जाते हैं, कौन सा पीरियड पढ़ने का है, कौन सा पीरियड खेलने का है, कौन सा पीरियड भाषा का है। अगर ये नियम ना हो तो हमारे विद्यालय की व्यवस्था सारी अस्त व्यस्त हो जाएगी। तो इसी प्रकार हमारे देश के जब नियम बनाए गए तो उन नियमों को बनाने में काफी समय लगा, 2 साल से ऊपर का समय लगा, 2 साल 11 महीने कुछ महीने लगे इसमें। तो इसको बनाने में हमको अच्छा खासा समय लग गया। तो इस कारण जो है जब संविधान बन के तैयार हुआ, संविधान जब हमारे नियम बन के तैयार हुए तो उनको कहा गया संविधान। संविधान क्या है बच्चों, नियमों का एक संग्रह, नियम और कानून कि हमारे देश का शासन कैसे होगा, सरकार कैसे चलेगी, यहाँ के नागरिकों को क्या अधिकार दिए गए हैं, उनके क्या कर्तव्य हैं, उनको हम कहते हैं संविधान। तो वो संविधान के जब नियम बनाए गए वो बनकर तो 26 नवंबर 1949 को हो गए थे, लेकिन उनको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 से। तो हमारे संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को कुछ न कुछ अधिकार दिए गए हैं और बच्चों को भी हमारे संविधान की तरफ से अधिकार दिए गए हैं। ये अधिकार हैं जीवन जीने का अधिकार, संरक्षण का अधिकार, सहभागिता का अधिकार और विकास का अधिकार। उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा अधिकार है, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार हमारे देश में 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का या प्राप्त करने का अधिकार उसको है। इसी अधिकार के कारण हमारे देश में सरकारी स्कूल हैं जहां पर कि बिना किसी फीस के बच्चों को निःशुल्क रूप से पढ़ाया जाता है और यह पूरे देश में अप्रैल 2010 से लागू किया गया। बच्चों 6 से 14 मतलब आपके जो सरकारी विद्यालय हैं वो 1 से लेकर के 8 तक के हैं, तो इतना तो शिक्षित बच्चों को होना ही चाहिए और इसके लिए शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क है। बाल श्रम कानून उल्लंघन, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को मजदूरी के काम पर रखना संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है, मतलब उसकी कोई क्षमा नहीं है। अगर कोई 14 वर्ष से कम बच्चों को लगता है तो वो संज्ञेय अपराध है। बाल श्रम अधिनियम 1986 14 साल से कम आयु के बच्चों का जीवन जोखिम में डालने वाले व्यवसायों जिन्हें कानून द्वारा निर्धारित की गई सूची में शामिल किया गया है में काम करने से रोकता है, मतलब ऐसे काम बच्चों को नहीं करने हैं जो कि उनकी जान को जोखिम में डालें। देखिए बच्चों, ये हमारा अधिकार है, ये है शिक्षा का अधिकार, हमें स्कूल जाना चाहिए। और ये देखिए इसमें बच्चे ये काम बच्चों से नहीं कराने। देखिए ये छोटी सी बच्ची ईंटा ढो रही है, ये एक प्रकार का अपराध है और ये तो ना तो माता पिता को करवाना चाहिए और जो इनको अपने काम पर रखता है वो भी एक प्रकार का अपराध करता है। ये देखिए इतना छोटा बच्चा रिक्शा चला रहा है, ये बच्चा भी कोई मशीन का काम कर रहा है, ये बच्चा होटल में काम कर रहा है। तो बच्चों आप सभी को पढ़ने लिखने का अधिकार है, आप सब काम न करके 6 से 14 वर्ष की आयु में आप पढ़िए लिखिए और खेलिए। ये तो है बच्चों आपका गृह कार्य, जिसमें कि आपके ये उल्टे सीधे वाक्य दिए गए हैं, इनको क्रम से लगाना है आपको। अब आप कुछ करेंगे। देखिए बच्चों ये पोस्टर दिख रहा है, इसमें क्या संदेश दिया गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये बेटी बनी हुई है और इसका मतलब क्या है कि बालिकाओं को भी समान रूप से शिक्षा देनी चाहिए या शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। अब आप इसी प्रकार से दूसरे पोस्टर बनाइए। वृक्षों के महत्व पर आप एक वृक्ष बना सकते हैं और उसके महत्व को, जो चीजें उससे प्राप्त होती हैं उनका चित्र बना सकते हैं। फिर जो है यातायात की सुरक्षा पर ये 2 पोस्टर आपको बनाने हैं। बच्चों आपको पाठ अच्छे से समझ आ गया। अब हम फिर मिलते हैं नए पाठ। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि शुरुआत के 10 साल बच्चों के मानसिक विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इस समय मैं उन्हें सिंपल से सिंपल चीजें सिखा सकता हूँ, जैसे कि बोलना, नए शब्द सिखाना, पढ़ना, गिनती करना या कलर्स की पहचान करना बहुत ही अहम है।